बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस में भी आते हैं। ये बिल्कुल भी ईज़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, तुम्हारा बेस बनाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी अप्रोच अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तुम कुछ सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या कुछ पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि सबकी सेपरेट तुम क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे और फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हें इस पूरे एक्सप्रेशन की जनरल टर्म मिल जाएगी, ठीक है? तो अब जनरल टर्म लिखने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ सर, बिल्कुल नहीं है। तो इसकी जनरल टर्म लिखो, तो ये कितनी हो जाएगी, पी सी आर इंटू एक्स टू दी पावर आर। होगी नहीं होगी? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी। फिर इसकी जनरल टर्म लिखो, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, क्यू सी एस माइनस वन टू दी पावर एस इंटू एक्स टू दी पावर एस, ठीक है? अब कोई महानुभव ऐसा तो नहीं है जिसको ये डाउट हो रहा है कि यहाँ आर लिया यहाँ एस लिया। ऑब्वियसली डिफरेंट लोगे ना तुम, जनरल टर्म लिख रहे हो दो अलग अलग एक्सप्रेशन की, तो सेम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो अब देख लो, अब क्योंकि कोएफिशिएंट की बात हो रही है तो कोएफिशिएंट को सेपरेट कर लो, तो पी सी आर क्यू सी एस माइनस वन टू दी पावर एस इंटू एक्स की पावर कितनी, आर प्लस एस, ठीक है? अब उसने बात की है तुमसे दो चीज़ों की। एक तो उसने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, तो एक्स कब बनेगा, जब आर प्लस एस कितना होगा, वन होगा। तो अब ये सोचो कि ये वन कब होगा, तो आर मेरा वन हो, एस मेरा जीरो हो, या फिर मेरा आर जीरो हो और एस मेरा वन हो। इन दोनों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इन दोनों के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना? ठीक है? तो एक कोएफिशिएंट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, एक मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले आर को वन और एस को जीरो सब्सटीट्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है? तो करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी सी वन इंटू क्यू सी जीरो, माइनस वन टू द पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आर को जीरो, तो ये हो जाएगा पी सी जीरो क्यू सी वन माइनस वन टू द पावर वन। ये उसने दिया है कि एक्स का कोफिशिएंट 4 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा, पी बन जाएगा, ये वन होगा, प्लस ये वन होगा, ये क्यू होगा और ये माइनस वन। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा पी माइनस क्यू इक्वल टू 4। तो ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, ठीक है? दूसरा उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो कब रहा होगा, जब आर प्लस एस यहाँ क्या बना होगा, 2 बना होगा, तभी तो आया होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो आर प्लस एस टू कब कब बन सकता है ये सोचो। तो आर को अगर मैं 2 ले लूँ, एस को 0 ले लूँ, या फिर मैं आर को 1 ले लूँ, एस को 1 ले लूँ, या फिर क्या करूँ, आर को 0 ले लूँ और एस को 2 ले लूँ। इन तीनों केसेस के अलावा तो नहीं बनेगा, ठीक है? यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट, इसके करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट, इसके करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट और फिर तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वैल्यू पुट करो उसी एक्सप्रेशन में। ये था एक्सप्रेशन तुम्हारा। तो सबसे पहले जब आर को तुमने 2 पुट किया तो ये बनेगा तुम्हारा पी सी टू इंटू क्यू सी जीरो, ठीक है? माइनस वन टू द पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर बनेगा पी सी वन इंटू क्यू सी वन माइनस वन, प्लस कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा, पी सी जीरो क्यू सी टू और यहाँ से माइनस वन का स्क्वायर। ये उसने दिया है कि माइनस 5 है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब तो मजदूरी है। तो देखो पी सी टू कितना बनेगा तुम्हारा, पी सी टू को अगर मैं ये लिख दूँ कल को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, पी इंटू पी माइनस वन बाई टू इंटू वन है ये क्यू सी जीरो। पी सी वन कितना तुम्हारा पी, क्यू सी वन कितना क्यू, और ये माइनस है तो माइनस का क्यू लिख दूँ, और प्लस पी सी जीरो वन, क्यू सी टू को अगर मैं कल ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्यू माइनस ये, ठीक है? अब तुम्हें पता है, क्या पता है कि p माइनस क्यू इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालो और उस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ तुम्हें p की जगह 4 प्लस क्यू रखना है। तो चलो रखते हैं। तो देख रहे हो लेंदी भी है क्वेश्चन। तो ये कितना बनेगा, p की जगह तुमने रखना है 4 प्लस क्यू, 4 प्लस क्यू, 4 प्लस क्यू माइनस वन कितना, 3 प्लस क्यू अपॉन 2 माइनस पी क्यू। p की जगह कितना रखना था, q प्लस 4 प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू माइनस 5। अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्यू में है, मजदूरी है। मजदूरी जब तुम करोगे, बढ़िया से गर्व से मजदूरी करो, तो यहाँ से तुम्हें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 11। तो क्यू 11 आ गया, तो पी कितना था, क्यू प्लस 4, तो यहाँ से पी तुम्हारा आ गया 15। तो पी और क्यू दोनों आ गए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन में क्या था वो समझो तुम, कि अगर बाइनोमियल को
एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और तुम और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो सबकी सेपरेटली जनरल टर्म लिखो और उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें पूरे एक्सप्रेशन की क्या मिल जाएगी, जनरल टर्म मिल जाएगी। और किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा कि यहाँ मैंने प्लस क्यों किया, यहाँ सर आपने प्लस क्यों किया? तो देख लो यार, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 + x इंटू 1 + x + x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको सॉल्व करोगे तुम, तो ये बनेगा 1 + x + x स्क्वायर प्लस x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो यहाँ से देखो एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया, तो तुमने इन दोनों को क्या किया, एडिशन किया ना। सिमिलरली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वही एडिशन कर रहे हो। समझ गए होंगे बात को। और बिल्कुल सिमिलर से पैटर्न पे बेस्ड है। अगर तुम्हें पहले वाला क्वेश्चन समझ आ गया था तो ये तो बड़ी आसानी से तुम कर लोगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि तुमसे कोई कोफिशिएंट पूछ रहा है इसके एक्सपेंशन में। अब यहाँ क्या हो रहा है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सबकी जनरल टर्म लिखो, सबकी अलग अलग, और फिर सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या मिल जाएगी, जनरल टर्म मिल जाएगी। तो चलो जनरल टर्म लिखते हैं। अब जनरल टर्म लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले की जनरल टर्म अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या बनेगी, 4CR x⁻²r बनेगी, नहीं बनेगी? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगी। फिर मैंने इस वाले की जनरल टर्म लिखी, तो इस वाले की जनरल टर्म क्या बनेगी, 7C, कुछ भी वेरिएबल ले लो, लेट से s ले लिया, तो x⁻² कितना बनेगा इधर से, 3s बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। फिर तीसरा वाला जो है उसके लिए भी जनरल टर्म लिखोगे तो 12C t ले लेते हैं, तो इधर कितना बन जाएगा तुम्हारा, x⁻40। अब किसी महानुभव को ये तो डाउट नहीं है कि ये, हाँ तुमने r लिया, यहाँ s ले लिया, यहाँ t ले लिया, नहीं होगा ये डाउट। तो सबकी अलग अलग एक्सप्रेशन के तुम जनरल टर्म लिख रहे हो, तो ये सब तो क्या लिखोगे, अलग ही लिखोगे, ठीक है। तो अब देख लो, कोएफिशिएंट्स को अलग कर लो, तो 4CR 7CS और ये है 12CT, ठीक है। और कितना है, x⁻² प्लस 3s प्लस 4t। अब x11 का कोफिशिएंट चाहिए तुम्हें, x⁻11 का, तो मतलब क्या है कि 2r प्लस 3s प्लस 4t कितना होना चाहिए तुम्हारा, 11 होना चाहिए। अब तुम्हें ढूंढना है कि ये 11 कब कब हो पाएगा। हिट एंड ट्रायल से ये चीज़ वर्क करेगी, बट उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि r कहाँ तक वेरी करेगा, s कहाँ तक वेरी करेगा और t कहाँ तक वेरी करेगा। तो देख लो यार, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो r 0 से 4 तक ही वेरी करेगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि लेट्स से अगर 1 + x⁻4 है तो इसका एक्सपेंशन तुम लिखोगे तो 4C0 आएगा प्लस 4C1x आएगा। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाता है, 4C4 x⁻4 तक जाता है। तो देख लो r कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम 0 to 4 तक जाता है। समझ गए होंगे। सिमिलरली यहाँ कहाँ तक जाएगा, s जो होगा वो कहाँ तक जाएगा। देखो मैं वापस लिख देता हूँ कि r तुम्हारा जा रहा है 0 से 4 तक। सिमिलरली s कहाँ से कहाँ तक जाएगा, s तुम्हारा जाएगा 0 से 7 तक। और तीसरा वेरिएबल तुमने लिया है t, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 12 तक। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो अब देखो आगे तुम कैसे प्रोसीड करोगे। अब क्योंकि t सबसे बड़ा है, t का सबसेट तुम्हारा सबसे बड़ा है, मतलब t का सेट सबसे बड़ा है, t काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो पहले तुम सब्सटीट्यूट करके देखो कि t को क्या क्या ले सकते हो। तो क्या t को 0 ले सकते हो, ले सकते हैं सर। 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, बट जैसे ही तुमने अगर t को 3 ले लिया तो ये 12 हो गया, तो बाकी ये नेगेटिव हो नहीं सकते ऑब्वियसली ना, आर और एस नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब तुम टी को 3 नहीं ले सकते। तो टी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, टी या तो 0 रहा होगा, या टी 1 रहा होगा, या टी 2 रहा होगा। इनके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब अपन केसेस बनाएंगे कि पहले मैंने ले लिया कि मेरा टी 0 है, ठीक है। तो टी अगर 0 है तो 2r प्लस 3s को क्या होना पड़ेगा, टी 0 है तो 2r प्लस 3s को 11 होना पड़ेगा। अब तुम चेक कर लो कि इसमें आर और एस को तुम क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो देख लो 2 + 9 अगर मैं बना दूं, तो यहाँ मैं आर को अगर 1 ले लूँ और एस को 3 ले लूँ, तो क्या मेरा काम हो जाएगा, 2 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, मैंने आर को अब की बार अगर मैं 2 ले तो इधर 7 ये नहीं बन पाएगा। फिर मैंने आर को अगर 3 लिया तो भी नहीं बन पाएगा। आर को अगर मैं 4 ले लूँ, हाँ आर को मैं 4 ले लूँ और एस को मैं 1 ले लूँ, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, 8 + 3 11। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, सोच के देखना, तब तुम पाओगे कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो t = 0 के करस्पॉन्डिंग ये दो केसेस बन पाएंगे, ठीक है। इसको टेबल में लिख लो, ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। r s और t।
जब मैंने टी को 0 लिया तो आर को मैं या तो 1 लूँगा और एस उसके करस्पॉन्डिंग 3 होगा, या फिर मैं आर को 4 लूँगा, एस उसके करस्पॉन्डिंग 1 रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, टी को चेंज करना है, टी को मैं 1 लूँगा अब। तो अगर मेरा टी 1 है तो यहाँ देखो, अगर टी 1 है तुम्हारा तो ये कितना बनेगा, 2r प्लस 3s को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, 11 माइनस 4 कि 2r प्लस 3s को इस केस में 7 होना पड़ेगा। अब वापस इंटर ट्रायल लगाओगे तो r को तुम यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 ले लो और s को 1 ले लो, तो 4 प्लस 3 7 बन गया। तो मतलब जब टी 1 है तुम्हारा तब ये रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही। सोच के देखो है क्या और कोई पॉसिबिलिटी, नहीं है। फिर तुम देखोगे टी को मैं 2 लेता हूँ, तो जैसे ही तुम टी को 2 लोगे तो ये 8 हो जाएगा, मतलब 2r प्लस 3s को क्या होना पड़ेगा, अब 2r प्लस 3s को यहाँ से होना पड़ेगा 3। ठीक है, अब देख लो तो साफ साफ दिख रहा है कि आर को तुम यहाँ 0 ले लो और एस को 1 ले लो, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। समझ गए होंगे बात को? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं आप। आर 0 हो गया और एस मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। इधर तुम्हारा जब टी 1 था और टी 2 था, तो जब मैंने टी को क्या लिया, 1 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ वैल्यूज आई होगी। टी को जब मैंने 1 लिया तब क्या आई थी, आर को 2 लेना था और एस को 1 लिया था। आर 2 था, एस 1 था, और आर 0 था, एस कितना था तुम्हारा, 1 था। हाँ, तो ये वैल्यूज आ गई तुम्हारी, सिंपल। अब तुम्हें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट तुम्हारा था क्या, ये था तुम्हारा कोफिशिएंट। अब मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब क्या होंगे, ऐड होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यूज कोएफिशिएंट सब ऐड होंगे, और फिर तुम्हें फाइनल x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पहले r की जगह क्या रखोगे, देखो टेबल से देखो, r को तुमको रखना है 1, मतलब 4c1 7c3 और 12c0, प्लस दूसरे में r को 4 रखना है, s को 1 रखना है, t को 0 रखना है। तो ये तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 4c4 7c1 और 12c0। ठीक है, 410। फिर तुम्हें क्या करना है, 2 1 1 रखना है, तो 7c1 12c1 प्लस, अब ये वाली वैल्यू रखोगे, तो ये वाली वैल्यू रखोगे तो कितनी बनेगी ये वाली वैल्यू, ये बन जाएगी तुम्हारी 4c0 7c1 एंड देन यू विल हैव 12c2। ठीक है, अब तो मजदूरी है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, ये तुम्हें खुद करनी है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे बात को। तो ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखो एडवांस में भी आया हुआ है और अभी तो मेंस में भी आया था। ठीक है, तो करोगे क्या तुम, बेसिकली सबकी जनरल टर्म लिखोगे अलग अलग, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की जनरल टर्म मिल जाएगी।